बच्चों कल हमने 12th चैप्टर स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट। एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इसमें कल हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था और कुछ डाटा भी गिवन था कैपिटल फ्लोज पे, उसको हमने देखा था। एंड मोटिव्स फॉर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो एंड वेलफेयर इफेक्ट हमने आज देखने हैं। इसमें एक तो ये हमने कल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अप टू नाउ द इंटरनेशनल ट्रेड ओनली इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी ट्रेड। हमने जितना भी अभी तक पिछला इस बुक में पढ़ा उसमें सिर्फ हमने कम्युनिटी ट्रेड की बात की थी सारी बुक में। बट इन दिस चैप्टर द इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व विद द इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट। द इंटरनेशनल ट्रेड and movement of the productive resources can be regarded as substitute for one another. So this chapter examines the motives and the effect, cost and benefits of international movement of productive resources. And multinational corporation, important vehicle of international movement of production resources. So there, yesterday I told you that there are two main types of the foreign investment. One is portfolio investment and second is direct investment. Portfolio investments are purely financial assets such as the bonds denominated in a national currencies. इसमें आप फाइनेंशियल एसेट्स में आप डिफरेंट कंट्रीज के बॉन्ड्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं. इट इज ओनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. But in the direct investment, it is the real investment in factories, capital goods, land, and inventories, where both capital and monuments are involved and the investors retain control over use of the invested capital. Portfolio investment की financial investment, while the investment of real capital is called direct investment. The data and the table is given on your book. You may read it from there about the international capital flow of USA. What are the motives for international capital flows? Motives for international portfolio investment and motives for direct foreign investment. ये कल हमने डिटेल में भी देखा था, थोड़ा सा इसे आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो के पीछे पर्पस क्या होता है. तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या पर्पस है और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका. मोटिव्स फॉर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पर्पस क्या है? हाई रिटर्न अब्रॉड. कि आप अपना कैपिटल यानी कि अपना सरमाया किसी और कंट्री के बेस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पर्पस सबसे मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी से जो रिटर्न मिल रहे हैं वो डोमेस्टिक जो रिटर्न मिल रहे हैं उनसे हायर हो तो ही आप इन्वेस्ट करेंगे. दूसरा, इन्वेस्टर्स आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द रेट ऑफ रिटर्न बट आल्सो इन द रिस्क एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जरा उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं. अगर आपके डोमेस्टिक रिस्क फैक्टर ज़्यादा है या ये कि आपको एक ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आप डिफरेंट कंट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है. अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो थ्योरी, it tells that by investing in the securities with yields that are inversely related over time, a given yield can be obtained at a smaller risk or higher risk yields can be obtained for the same level of risk for the portfolio as a whole. कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें इस तरह कोई भी जो सिक्योरिटीज हैं जिनके साथ जो आपके यील्ड क्या होती है जो आफ्टर सम टाइम आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलना होता है. अगर रिटर्न होता है यूजुअली इट इज इन्वेस्टली रिलेटेड टू द टाइम. कैसे कि अगर रिटर्न आपको लेट मिलना हो तो यूजुअली वो ज़्यादा होता है और अगर वो रिटर्न होता है आपको फौरन फौरन चाहिए तो कम होता है. तो अगर कोई भी आपकी गिवन इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके स्मॉलर रिस्क पे ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं या हायर रिस्क yield can be obtained for the same level of the risk for the portfolio as a whole. तो आप उसको डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करना जो है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा या फायदेमंद होगा. इसके अलावा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इट एक्सप्लेन्स द टू वे इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट.
मीन कि डिफरेंट कंट्रीज में पाकिस्तान जो है वो अगर अमेरिका में या अमेरिका चाइना में इन्वेस्ट कर रहा हो और चाइना अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हो, इसकी रीज़न क्या है? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं रखना चाहते, चाइनीज सारे चाइना में नहीं रखना चाहते। तो सो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन्स द टू वे इन्वेस्टमेंट। So what are the motives for the direct foreign investment? सेम फर्स्ट मोटिव तो वही है, टू ऑब्टेन द हाई रिटर्न, कि आप सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्ट करके अगर आपको रिटर्न लो रखते हैं तो आप डिफरेंट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंडली हायर ग्रोथ रेट, फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हायर रिटर्न आपको कैसे मिल सकते हैं कि अगर जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ग्रोथ रेट आपकी कंट्री से हायर हो। सेकेंडली वहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट फेवरेबल हो, मीन में भी आपको कम टैक्स देना पड़े, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा अवेलेबल है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दूसरा फायदा क्या होता है? टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्शन और सेल्स फैसिलिटीज, कि आप एक्सपोर्ट करते हैं या आपको फार्म प्रोडक्शन में सेल्स फैसिलिटीज है तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। रीजन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रीजन क्या है कि देयर इज सम यूनिक प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेज स्किल टू रिटेन द डायरेक्ट कंट्रोल इन फॉरेन कंट्रीज। इसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं, कि कोई कंट्री अपना प्लांट दूसरी कंट्री में क्यों लगाता है, या दूसरा कंट्री उस पहले वाले कंट्री से इन्वेस्टिंग कंट्री से रकम लेके खुद इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसके पास कोई ऐसा यूनिक नॉलेज या स्किल है या मैनेजमेंट है जिसका कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहता है, इसलिए वो कंट्रोल वो दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स को नहीं देना चाहता। तो इसके लिए जब आप डायरेक्ट प्लान दूसरे कंट्री में लगाते हैं तो इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सेकंड पर्पस क्या हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टर वांट कंट्रोल ऑन द नीडेड रॉ मटेरियल। So if investor wants control on raw material, or it want to make it ensure that supply will be uninterrupted at the lowest possible cost. तो आप अगर दूसरे किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ को आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे पेट्रोल हो गया, या आपको कुछ मिनरल्स चाहिए जो अपने अफ्रीका से खुद आप निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे आप कहेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका पर्पज क्या होगा कि आपको जो रॉ मटेरियल वहाँ से आप पहले मंगवाते हैं, आप मंगवाने के लिए आप खुद वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करें ज़मीन से, या खुद आप उसको क्रॉप करें और खुद अपनी फैक्ट्री तक पहुँचाएं। और पर्पज क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? टू अवॉइड tariff and other restrictions, two-way direct investment. It can be explained by some industries being more advanced in one nation, while other industries are more efficient in other nations. कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो यूँ कैसे होता है कि अमेरिका चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना अमेरिका में, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि चाइना में ज़्यादा एडवांस होंगी या जापान में ज़्यादा एडवांस है जैसे ऑटोमोबाइल, और कुछ इंडस्ट्री जो है अमेरिका में ज़्यादा एडवांस है जैसे कंप्यूटर। इस सूरत में टू वे इन्वेस्टमेंट जो है वो होगी। इसके अलावा regional distribution of foreign direct investment around the world seems to depend on geographical proximity or established trade relationship, कि different countries के trade relationship भी डिस्क्राइब करते हैं different countries foreign direct investment कैसे होगी। जो टॉपिक ये सारा हम कल देख लिया था, जो टॉपिक हमें यहाँ स्टार्ट करना हुआ है वेलफेयर इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके वेलफेयर इफेक्ट्स क्या होंगे। इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री हम स्टडी करेंगे। अदर इफेक्ट्स ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्रीज एंड कंक्लूजन। The basic motive for the international portfolio investments are the yield maximization and risk diversification. The latter is also required two-way capital movement. Direct foreign investment required additional explanations. These are to exploit abroad some unique production knowledge or managerial skill direct foreign investment के purpose to gain control over a foreign source of a native raw material, to avoid import tariff, to enter a foreign oligopolistic market, to acquire a foreign firm in order to avoid future competition, the unique ability of obtain फाइनेंसिंग। जो हमने पीछे पढ़ाई उसको थोड़ा सा समराइज करके उसका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पसेज में ये चीज़ें शामिल हैं कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कि आपकी कोई मैनेजरियल स्किल है जो अपने तक आप रखना चाहते हैं, यूनिक प्रोडक्शन नॉलेज है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि आप कोई आउटलेट वहाँ पे खोलना चाहते हैं अपनी फाइनल गुड को सेल करने के लिए, या रॉ मटेरियल जो है उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। आप इम्पोर्ट टैरिफ जो है उनको अवॉइड करना चाहते हैं
कि अगर आप चीज़ अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके बेचेंगे, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। अगर आप उसे मतलब अवॉइड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर फॉरेन कंट्री में कोई ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है तो आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, ज़ाहिर है आपको वहाँ पे अपनी फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसके अलावा टू एक्वायर अ फॉरेन फॉर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन, क्या आपको पता हो कि फॉरेन फॉर्म इस्टेब्लिश हो रही है और फ्यूचर में आपके लिए कंपटीशन का बायस बनेगी, तो आप पहले ही वहाँ पे इन्वेस्ट करके उस फॉर्म को खरीद लें। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, जिसको जो चाइना के अली बाबा के फ्यूचर में कंपेटिटर बन सकता था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान से दराज को खरीद लिया हुआ। इसके अलावा द यूनिक एबिलिटी ऑफ ऑब्टेन फाइनेंस। नेक्स्ट हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कुछ डिफरेंट कंट्रीज का आपस में अगर इन्वेस्टिंग और होस्ट कंट्रीज पे क्या वेलफेयर इफेक्ट होते हैं। फिगर आपकी बुक में दी है, इधर भी आगे फिगर होगा कि अब वी अज्यूम दैट देयर आर ओनली टू नेशंस एंड there is a total amount of OO capital and OA belongs to nation 1 and OA dash belongs to nation 2. इसको हम with the help of diagram देखते हैं कि there are only two nation 1 and nation 2. O and O dash is total amount of capital in the world. O B capital जो यहाँ पे दिया belongs to nation 1 and O dash O to A. This amount of capital belongs to nation 1 and O dash A capital belongs to nation 2. Now this line presenting the value of marginal productivity of capital in nation 1 and this is the value of marginal productivity of capital in nation 2. Now we assume that the all capital is invested in these countries. When this nation 1 use all of its capital, its marginal productivity per unit will be equal to OC. Total earning of this nation will be F, G, A and O. इस total amount में से A, G, C, O goes to capital and यहाँ capital owners को इसकी earning मिलेगी C, G and F goes to other factors of production such as labor, entrepreneurship and so on. O dash A amount of capital is invested in nation 2 and its marginal product इसमें जो कि capital की total amount बहुत कम है, इसलिए per unit productivity or earning is equal to A dash H and total output is equal to A, O dash, J and M. इस total amount में से A, O dash, H and M goes to nation 2's capital and M, H, J this goes to other sector of production. अब आप assume करें कि दोनों nations में कैपिटल ट्रांसफर जो है उसकी परमिशन दे दी गई है। जब परमिशन दे दी गई है तो इस नेशन में कैपिटल की पर यूनिट अर्निंग आप देख रहे हैं नेशन 2 में ज़्यादा है और नेशन 1 में पर यूनिट अर्निंग कम है। तो कैपिटल जो है वो इस नेशन में जिसमें अर्निंग कम है उससे ट्रांसफर होगा इस नेशन 2 की तरफ जिसमें अर्निंग ज़्यादा है। और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों नेशन का वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल नहीं हो जाती, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और अर्निंग दोनों नेशन में कैपिटल की BE हो जाएगी। After the transfer, OB amount of capital is with nation 1 and O dash B amount is in nation 2. Now per unit earning in nation 1 is equal to ON and total earning in nation 1 is equal to O, F, E and B. जिसमें से B, E, N, O कैपिटल को मिलेगा और रिमेनिंग जो है वो लेबर को मिलेगा। इस नेशन 2 में नाउ टोटल अर्निंग क्या है B, F, J एंड O। इसमें से O डैश डी ई और बी जो है ये जाएगा कैपिटल को, कैपिटल की अब पर यूनिट अर्निंग डिक्रीज होगी इस नेशन में और इस नेशन में इंक्रीज होगी जो ट्रांसफर कर देगी, जबकि रिमेनिंग टी ई जे जो है वो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलेगा। ये जो शेडेड एरिया है ये प्रेजेंट करते हैं, ये जो डार्क ब्लू एरिया है GRE ये अर्निंग वैसे तो नेशन 2 की है, लेकिन ये कैपिटल चूंकि ट्रांसफर हुआ था नेशन 1 से तो ये अर्निंग नेशन 2 नेशन 1 को ट्रांसफर कर देगी, जबकि ये जो लेस शेडेड एरिया ये गेन है नेशन 2 का आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। तो ये दोनों जो शेडेड एरिया मिला के EMG आपकी प्रेजेंट कर रही है कि आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल दोनों नेशन द वर्ल्ड या वर्ल्ड एज ए होल की वेलफेयर में कितना इंक्रीज हुआ। कंक्लूजन क्या है कि इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो इंक्रीजेस द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंटरनेशनली
एंड इंक्रीज द वर्ड आउटपुट GEM इज इक्वल टू, जितना वर्ड के आउटपुट में इंक्रीज हुआ उसे उन्होंने GEM कहा है, विच इज इक्वल टू GRE plus REM. And the welfare. Nation 1 higher returns GRE, while Nation 2 higher return is ERM. ये जो अदर इफेक्ट्स हैं इनको हम कल देखेंगे। आप लोगों के पास बुक्स हैं, ये जो आपके जो मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिनसे मैंने आपको इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो आपने लेक्चर में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन बताया था, काइंडली उसको रिपीट कर दें। अच्छा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आप सिंपली पहले याद रखें कि फॉरेन इंटीग्रेशन है, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप करते क्या हैं कि आप अपनी जो फॉर्म है उसका फॉर्म या जो भी आपका बिजनेस है उसका डायरेक्ट एक प्लांट आप दूसरे कंट्री में लगा देते हैं, और उसमें वहाँ से आप लेबर चाहे ले भी ले, लेकिन अपनी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल आप अपने पास रखते हैं। इसे आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट अपना प्लांट नहीं लगाते, या तो आप जो कुछ प्रोड्यूस करें उसके रॉ मटेरियल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंट्री में, या आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सेल करने के लिए आप अपना सेल सेंटर आप उसे कह लें उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंट्री में, या मतलब फाइनल आउटपुट के लिए या रॉ मटेरियल के लिए। इस इन्वेस्टमेंट को आप कहेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन। और अगर आप उस सारे प्रोसेस को ही दूसरे कंट्री में लगा देते हैं, इसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। थैंक यू मैम। बच्चों और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और CR मुझे इनकी अटेंडेंस दे दीजिएगा। 29 बच्चे हैं क्लास में। CR खुद भी नहीं है आज। CR मुझे इनकी अटेंडेंस दे दीजिएगा। जी मैम। अल्लाह हाफिज बच्चों।